द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। Hello, I am Reti Karan, and today in this The Print interview, we have with us Dr. Fayaz Ahmed Faizi, a social activist who works for the social justice of Pasmanda Muslims. Dr. Faizi एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पसमांदा मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लगभग 10 सालों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर फैजी पसमांदा डेमोक्रेसी नाम की एक यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल भी चलाते हैं, जिसके द्वारा वो पसमांदा मुस्लिम कम्युनिटी में जो समस्याएं हैं उसको समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं। पेशे से वो एक फिजिशियन भी हैं और इन्होंने द प्रिंट के लिए एक कॉलम लिखा है जिसपे वो पसमांदा मुसलमान की भारत में आज क्या स्थिति है इसके बारे में बताते हैं। आप ये कॉलम द प्रिंट के ओपिनियन सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। आज इस इंटरव्यू में हम उनके इसी कॉलम के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द प्रिंट डॉक्टर फैजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं द प्रिंट मीडिया का अपने आंदोलन की ओर से और इस देश में बसने वाले 13 से 15 करोड़ की पसमांदा जो आबादी है उसकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत के सबसे दबे कुचले समाज के विमर्श को बात करने के लिए प्रिंट एक, चूंकि आप जानते हैं एक बड़ा मीडियम है, उस पर आपने हमको अवसर दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। दूसरा, आपने हमारे आर्टिकल को प्रिंट के ओपिनियन सेक्शन में आपने पब्लिश किया, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर, आपके कॉलम का टाइटल है द मिथ ऑफ होमोजीनियस मुस्लिम सोसाइटी एंड द क्यूरियस केस ऑफ इंडिजिनियस पसमांदा मुस्लिम्स। मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पसमांदा मुस्लिम्स कौन होते हैं और उनके बारे में थोड़ा आप ऑडियंस को समझाएं। जी देखिए, जब हम पसमांदा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है जो मुस्लिम धर्मावलंबी, पिछड़े, आदिवासी और दलित। जो एक संवैधानिक भाषा की अगर बात करेंगे तो अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर जो जातियां आती हैं मुसलमानों की, उनको हम पसमांदा कहते हैं। जी, ये उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो पीछे रहे। जी, तो सर क्योंकि आप पसमांदा मुसलमान समुदाय के सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम करते आ रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको इस समुदाय के अंदर कौन सी मुख्य रूप से आपको समस्याएं दिखती हैं जिसके बारे में आपको लगा कि ये लोगों के सामने आना चाहिए? जी देखिए, आजकल जो है एक परिकल्पना है सामाजिक न्याय की कि जो लोग भी मुख्य धारा से दूर हैं उन्हें मुख्य धारा से, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो मैं जिस समाज में मेरा जन्म हुआ, जिस समाज में मैं पला बढ़ा, वहाँ मैंने बचपन से देखा है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय बिल्कुल शून्य है, उसकी ना उस पर कहीं बात होती है। और मुस्लिम समाज को हमेशा एक मोनोलिथ या होमोजीनस, आप कह लीजिए, समरूप समाज मान के इसकी बात की जाती है। और मुस्लिम समाज को जो लीड करता है वो बाहर से आए हुए वे जो आक्रांता थे इस देश पे आके, जिन्होंने शासन किया, जो शासक वर्ग मुसलमान है, जो स्वयं को अशराफ कहते हैं, उनका ही विमर्श मुस्लिम नाम पे चलता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम नाम पे उन्हीं की बात होती है। तो एक बहुत बड़ा जो सामाजिक न्याय का जो अभाव है मुस्लिम समाज में, जिसका भुक्तभोगी जो है कुल मुस्लिम समाज का 90% भाग जो है इसका भुक्तभोगी है। इस कारण से वो बहुत पीछे रह चुका है। और आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट में चैप्टर नंबर 10 ने इस बात को बताया भी है कि मुस्लिम, विशेष रूप से जो मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं, वो हिंदू धर्मावलंबी दलित से भी बहुत पीछे हैं। तो ये इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि अगर आप संख्या की बात करेंगे, 13 से 15 करोड़ की आबादी बिल्कुल राष्ट्र की मुख्यधारा से दूर है। जी, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इन सारे स्टैंडर्ड्स पे आपको पसमांदा मुसलमानों की भागीदारी में आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की उनकी भागीदारी है? देखिए, भागीदारी बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी जब देश आजाद हुआ, संविधान लगा, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनकी वजह से और आरक्षण की परिधि में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद ओबीसी में जब पसमांदा आने लगे, पहले से एसटी में आते थे, शेड्यूल कास्ट में वो नहीं आते हैं, उनकी स्थिति कुछ अच्छी हुई है।
लेकिन चूंकि सामाजिक न्याय नहीं है, इस वजह से अभी स्थिति उस तरह से नहीं है और भारत का सबसे वंचित समाज है। आप देखेंगे राजनीतिक भागीदारी ने ब्यूरोक्रेसी में उस तरह से अपनी आबादी के प्रोपोर्शन में बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि डेसिमल में है, दशमलव में उनकी भागीदारी आपको दिखाएगी, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी हो या सरकारी नौकरियों में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो भी जिंदगी के जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें बिल्कुल वंचित है और अपनी आबादी के अनुपात में कहीं आपको दिखाई नहीं देते। कहीं आपको देखेंगे मुस्लिम नाम पे अशराफ वर्ग ही आपको हर जगह, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, हर जगह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जी जी सर, तो आपको पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से किस प्रकार के ऑक्यूपेशन में आप उनका रिप्रेजेंटेशन? देखिए, इसमें ज्यादातर जो ओबीसी की जो जातियां हैं वो शिल्पकार रही हैं, हाथ से काम करने वाले रहे, जैसे बुनकर रहे हैं, धुनकर रहे हैं या धोबी रहे हैं, या फिर सफाई कर्मचारी जिसमें रहे हैं जो मेहतर कहलाते हैं, भंगी कहलाते हैं, नट हैं, जो खेल तमाशा, मिरासी एक कास्ट होती है। चूंकि नवाब राजा लोग थे, जमींदार लोग थे, अशराफ लोग, तो उनको एक गाने वाला भी चाहिए, मनोरंजन करने वाला, तो वो एक बकायदा कास्ट बना दिया मिरासी, जो गाते बजाते हैं, जो खेल तमाशा दिखाने वाले नट होते हैं। इस तरह के काम हैं जो पारंपरिक रूप से चलते आ रहे हैं। अब भारत देश आजाद होने के बाद संविधान लागू होने में कुछ न कुछ स्थिति में परिवर्तन है, लेकिन जिस तरह से अन्य भारतीय जनमानस का और समाज में सामाजिक न्याय की परिकल्पना को लागू किया और उसका हम थोड़ा सा देखते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि सामाजिक न्याय पूरी तरह से उसका लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति और अन्य समाजों में बेहतर हुई, लेकिन मुस्लिम समाज में बहुत ही बुरा हाल है। और मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक भेद है या कास्टिज्म नस्लवाद है मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज से भी बुरी तरह से पाई जाती है। जी इसी से संबंधित मेरा सवाल है कि जब हम कास्ट सोसाइटी की बात करते हैं तो वो आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि वो हिंदू सोसाइटी से उसको जोड़ के देखा जाता है। अब आपका जो ये कॉलम है ये स्पेसिफिकली इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन और डिवीजन है, तो क्या इसको भी कास्ट डिवीजन आप कहेंगे या कहना चाहेंगे? देखिए, कास्ट या क्लास में इंडिया के कंसर्न में बात करेंगे तो बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन आप इन चूंकि मुसलमान बाहर भी रहते हैं और ये बाहर से आए भी थे, तो नस्लवाद जिसे कह लीजिए या ट्राइबलिज्म कह लीजिए, ये पहले से है, स्पष्ट रूप से है। आप खिलाफत के जितने संघर्ष देखेंगे उसमें भी नस्ल और जो ट्राइबलिज्म है उसके आधार पे ज्यादातर लड़ाइयाँ हैं कि भाई मैं फलाने की नस्ल का हूँ, मैं फलाने के घर का हूँ, तो मुझे खलीफा होना चाहिए, मुसलमानों का नेतृत्व मैं करूंगा। इंडिया में आने के बाद से जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप के लोग थे, यहाँ कन्वर्जन हुआ, लोग गए, तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो नस्लवाद जातिवाद स्पष्ट रूप से है। आप जो धार्मिक किताबें हैं इस्लाम की, उसके अंदर जो फिक्र की किताबें हैं उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है। ये आप एक किताब देख सकते हैं, मजमूए क़वानीन इस्लामी, ये आप देखेंगे उर्दू में लिखे गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वेबसाइट पे आप जाके इसको इंग्लिश और उर्दू में है, वहाँ डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसमें भी इस तरह की कुफू के नाम पे कि किसका विवाह किससे हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है, कुफू में आप देखेंगे उसमें नस्ल है, जाति है, उसमें वो क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन है, और अरबी अजमी यानी क्षेत्र के आधार पर भी जो अरब बॉर्न मुस्लिम है और जो इंडियन बॉर्न मुस्लिम है वो आपस में इक्वल नहीं, उनकी शादी नहीं हो सकती है। तो ये टेक्स्टेड है, बाकायदा कहते हैं सैद्धांतिक रूप से इस्लाम में लिखा गया है। अगर किसी को डाउट है तो एक सीधा सा एक फतवा अगर आप सीख कर लें, एक फतवा लिखते हैं कि एक सैयद जो अपर क्लास मानी जाती है, सबसे बेस्ट रेस माना जाता है इस्लामिक मैथोलॉजी के हिसाब से, मुस्लिम समाज के भी हिसाब से, और ये एक नैरेटिव है कि उसको आग जला नहीं सकती है, और सैयद लोग नूर से बने हैं। नूर कहते हैं जो स्पेसिफिक एक लाइट है, दिव्य ज्योति जिसे कह लीजिए, उससे बने हुए हैं। तो अगर आप एक फतवा सीख कर लें, जितने भी सेमिनरीज हैं इंडिया के अंदर, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, नदतुल उलमा हो, या जो मुबारकपुर में जामिया अशरफिया हो, जो भी बड़े इदारे हैं, चाहे वो सिया के हों, सुन्नी के हों, वहाँ आप एक फतवा मांग लें उनसे कि भाई एक सैयद की शादी जो है एक मेहतर से हो सकती है कि नहीं, तो वो फतवा में लिख के दे देंगे बाकायदा आपको कि नहीं, शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक दूसरे के कुफ नहीं है। कुफ कहते हैं अरबी भाषा का शब्द जिसके मतलब होता है बराबरी के, और ये कुफ का एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत इस तरह की बातें
लिखी गई हैं। तो ये जातिगत विभेद जो है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को देख के आ गया, या एक आरोप ये भी लगता है कि पसमानदा चूंकि हिंदू धर्म से कन्वर्टेड है, तो वो चूंकि कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म है, तो वहां से कास्टिज्म इस्लाम में लेके आ गया, इसलिए हमारे मुस्लिम समाज में कास्टिज्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये पहले से है इनके अंदर। आप देखेंगे कि मुस्लिम जो शासन आप देखेंगे, मैं उसको मुस्लिम शासन नहीं कहता हूँ, अशराफ शासन काल में भी देखेंगे तो वहां भी इस तरह की जो है भेदभाव था, और वहां पे एक निकापत नाम का विभाग हुआ करता था, जिसका काम ही होता था नस्ल देखना, जीनोलॉजी देखना। और एक आप देखेंगे कि अशराफ उलमा ने इस तरह की बहुत सी किताबें भी लिखी हैं कि नस्ल किसी की कैसे पहचानेंगे, और बातचीत में भी ये कहते हैं कि फलाने बुजुर्ग थे या बहुत बड़े आलिम थे, वो नस्ल वो घोड़े की भी नस्ल पहचान लिया करते। तो नस्ल पहचानने की बकायदा एक साइंस है इनके यहाँ, उस पर किताबें लिखी गई हैं बड़ी बड़ी। तो ये इसका सारा आरोप जो है मुस्लिम हिंदू समाज पे और हिंदू धर्म ग्रंथों पर डाल देते कि वहां से कास्टिज्म नस्लवाद आया है। ऐसा नहीं है, पहले से यहाँ पे इस तरह की बातें जी, जिसको छुपा दिया जाता है मुस्लिम और अल्पसंख्यक नाम। जी, तो आपके इस अभियान के दौरान जब आप जो समस्याएं आप जब सामने लोगों के लाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर मुस्लिम समुदाय के अंदर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली है? सबसे पहले प्रतिक्रिया देखिए, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुस्लिम समाज को अशराफ क्लास लीड करता है। जो अशराफ वर्ग है, जो स्वघोषित विदेशी, अपने नाम के आगे ये विदेशी शहरों के नाम लिखते हैं, बुखारी, किरमानी, समनानी, शेरवानी, ये सब विदेशी शहरों के नाम है, जो ईरान, एक बड़ा ईरान, जो ईरानी शासन था, ईरान तुरान, और फिर हम इसके नस्ल के हैं, उसके नस्ल के हैं। तो ये क्षेत्र और नस्ल का जो औरा हमारे ऊपर डालते रहते हैं, हम शासक वर्ग हैं, यही मुस्लिम समाज को लीड करता है। और ये मुस्लिम समाज को लीड करता है। उसमें आप देखेंगे कि जैसे जब इसकी बात हुई, आप बाबा कबीर से लेके यहाँ तक का एक इतिहास हमारा आता है। बाबा कबीर को भी उस वक्त सिकंदर लोदी बादशाह था, अगर मैं मुझे सही नाम याद आ रहा है, शायद हो सके इब्राहिम लोदी, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है सिकंदर लोदी का जमाना था। जो बाबा कबीर ने जब ये स्ट्राइव शुरू किया, एक संघर्ष शुरू किया इस्लाम और मुसलमानों में जो नस्लवाद जातिवाद था उसके अगेंस्ट, तो कबीर की शिकायत वहां की गई थी। और जब इब्राहिम लोदी बनारस आता है, तो वो कहीं कहीं आता है कि कबीर को मारने के लिए उसने हाथी के नीचे कुछ लुहाने को कहा, और कहीं आता है कि उसने जो है बनारस के बाहर कबीर को एग्जाइल कर दिया कि आप बनारस में नहीं रह सकते हैं। तो अशराफ वर्ग बिल्कुल नहीं चाहता है। और ये तो इस टाइप की बात है कि जब ये लोग संघर्ष कर रहे हैं तो उनका काउंटर वो कैसे कर रहे हैं। बिना संघर्ष किए ही आप मुस्लिम शासनकाल, जो अशराफ शासनकाल था, उसमें आप देखेंगे निकाबत नाम का विभाग था, जिसका काम ही था नस्ल देखना। और ऐसे 33 लोगों को जो है इल्तुतमिश के जमाने में शासन प्रशासन से बाहर कर दिया गया था। और एक इसी तरह का एक घटना बर्बन के जमाने में आती है, जब उसकी जीनोलॉजी चेक की जाती है, उसकी नस्ल देखा जाता है, तो पता चलता है कि वो भारतीय मुसलमान है। और जो इनकी जो टर्मिनोलॉजी है रजील और कमीन की, और जो अजलाफ और अरजाल की, तो वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं जब किसी रजील को देखता, यानी जब किसी लोअर कास्ट मुसलमान को देखता हूँ, तो मेरा खून खौलने लगता है। अकबर के जमाने में भी जियो था कि मछुआरे और कसाई बस्ती से दूर बसाए जाए, और कोई भी उनसे अगर मेल जोल करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। अकबर के शासन काल में जुर्माने भी जातिगत और नस्ल आधारित थे, यानी अगर कोई उच्च वर्ग का आदमी अगर किसी निम्न वर्ग के आदमी को गाली देता है, तो उसको 1/4 जुर्माना देना होगा। अगर कोई निम्न वर्ग का आदमी उच्च वर्ग को देता है, तो उसको फुल जुर्माना देगा। इस तरह का कैटेगराइजेशन था। और आखिर में एक बादशाह, आप मुगल बादशाह, जो आखिर में बहादुर शाह जफर ने भी एक 500 की एक फौज बनाने की, स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की उन्होंने बात किया था। तो उस जियो में भी उन्होंने कहा था कि जो है इसमें जो है आला कौम के लोगों को रखना है, जो शेख सैयद मुगल पठान हो। इसमें रजील लोगों को नहीं, यानी निम्न जात के मुसलमानों को, जिसको हम आज पसमानदा कहते हैं, नहीं रखना है। तो ये एक बात थी। जहां तक उसकी बात है, तो एक सबसे बड़ा मुस्लिम समाज जो अशराफ और जो लीड करता है, उसका एक स्टाइल है कि वो अपने समाज की हर बुराई को, हर कुरीति को किसी दूसरे समाज के ऊपर डाल देता है। और आप देखेंगे कि अक्सर मुस्लिम इस्लामिक इतिहास पढ़े तो कहते हैं कि यहूदियों की वजह से ये हो गया। तमाम हर बुराई का वो आरोप यहूदियों की साजिश बताता है। इधर आपने नया सुना कि अमेरिका की साजिश है, अब ये आरएसएस कहने लगे हैं। तो जो भी पसमानदा कार्यकर्ता इस वक्त मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप है कि ये लोग आरएसएस से पैसा लेके काम कर रहे हैं, आरएसएस ने इनको खड़ा किया हुआ है।
वो अपने दूसरे पे आरोप लगा के मुस्लिम समाज की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उस पे पर्दा डालते हैं। वो उसका कारण यही है कि वो इस पे पर्दा डाल के एक होमोजीनस सोसाइटी, एक समरूप समाज बता के अल्पसंख्यक मुसलमान नाम पे जो भी लाभ है वो अशराफ वर्ग को जाता है और पसमानदा वंचित रह जाता है। तो इस तरह की बातें आमतौर से एक रस्साकसी जो है वो तो है ही है। इसीलिए आप देखेंगे इस वक्त भी जब इसकी आप विमर्श की बात करेंगे तो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो अशराफ, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जो दिन रात हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, बात करते हैं, 3 तलाक पे बहस करते हैं और इस तरह के कॉमनल मुद्दे पे बात करते हैं, वो सीधे से कह देते हैं कि भाई मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैंने, वो इग्नोर करते हैं। तो अशराफ इस वक्त इग्नोरेंस की नीति पे चल रहा है कि इसको इग्नोर करो, इग्नोर, क्योंकि अगर जब इसको वैलिडेट करेंगे तो जैसे हिंदू समाज में हर संगठनों में दलित पिछड़ों को भागीदारी देनी पड़ी, यहाँ भी देना पड़ेगा। तो अब एक बात कह के मैं इस सवाल के जवाब खत्म करूंगा कि देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस देश में मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा मानी जाती है, उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं है, सब के सब उसमें जो है विदेशी मुसलमान आपको मिले। जी। तो सर, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो आपने अपने कॉलम में इस बात का जिक्र, आपने सच्चर कमेटी, रंगनाथन कमेटी, इन सब का जिक्र किया है, तो इसमें पसमानदा मुसलमानों को लेकर के क्या फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस? देखिए, जो सबसे पहले इस देश के अंदर मैं समझता हूँ 1956 या 58 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था, जिसे काका कालेकर कमीशन भी कहते हैं। काका कालेकर कमीशन ने, मंडल कमीशन ने, रंगनाथ मिश्रा ने, सच्चर कमेटी ने मुस्लिम समाज में जो नस्ल और जाति के आधार पे, जो देसी विदेशी के आधार जो विभेद है उसको वर्णित किया है और उसको बताया है स्पष्ट रूप से। ये आप नहीं कह सकते इंटेलेक्चुअल लोग, जो बुद्धिजीवी लोग, जो जो नीति निर्धारण में अपनी राय रखते हैं, टीवी पे, मीडिया पे बैठ के बहस करते हैं कि साहब हमें पता ही नहीं मुस्लिम समाज में भी जाति पात होती है, ऊंच नीच होती है, पता नहीं किस स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ के आए, क्या कभी आपने सच्चर कमेटी नहीं पढ़ा, क्या आपने कभी मंडल कमीशन ने स्पष्ट रूप से उस विभेद को लिखा। और मैं तो समझता हूँ कि मंडल कमीशन का एहसान है भारतीय पसमानदा मुसलमानों पे कि उन्होंने सारे जो इस तरह की जातियां थी उसको अदर बैकवर्ड क्लास में रखा और उनको आरक्षण में शामिल भी किया। इसीलिए सच्चर बैकवर्ड ये मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए शब्बीर अंसारी महाराष्ट्र, उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया ताकि उसमें ओबीसी में जो है पसमानदा को सामाजिक न्याय के तहत उनको जो है आरक्षण का लाभ दिया जा सके। और आप एक बात याद रखिएगा, मुस्लिम कमीशन, मंडल कमीशन में एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं था। अगर होता तो रिवायती रूप से, परंपरागत रूप से ये अशराफ वर्ग का रहा होता और शायद ये भी जैसे शेड्यूल कास्ट से हमें बाहर कर दिया गया, ओबीसी में भी हम ना आ पाए। जी। तो अब तक की सरकारों के द्वारा और आप और बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि आप बिहार से हैं, तो क्या कदम उठाए गए हैं पसमानदा मुसलमान के विकास के लिए? देखिए, मैं एक लाइन में इसका जवाब दे दूं, जो कुछ भी किया गया है हमारे भले के लिए, इस देश के भारतीय मूल के पसमानदा के लिए, देश पसमानदा के लिए, वो भारतीय सरकारों ने ही किया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मुस्लिम समाज की तरफ से हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि हमें और डाउन ट्रोडन करने के लिए मजहब और इस्लाम खतरे में है, अभी इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं है अभी इस तरह। हाँ, एक तो ये मानते नहीं है कि हमारे यहाँ जो है ऊंच नीच है, दूसरा अगर मान भी लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी माहौल बहुत खराब है, अभी हिंदू गालिब आ जाएंगे, सरकार बहुत खराब आ गई। आज बीजेपी की सरकार है, मान लेते हैं, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या सेकुलर पार्टियों की भी सरकार, तथाकथित सेकुलर पार्टियों की सरकार हुआ, वो भी उस वक्त भी यही एक्सक्यूज था। हमने बताया कि जब आप मंडल कमीशन ने जब ओबीसी में आरक्षण दे दिया तो वहां से मुस्लिम आरक्षण का एक राग शुरू किया इन लोगों ने। जब 90% मुसलमान पहले से ओबीसी और एसटी के आरक्षण में आ रहे हैं तो फिर इन किन मुसलमानों के लिए आप आरक्षण की मांग कर रहे हो? अब जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण हो गया और उसमें अशराफ लोगों को भी फायदा मिलने लगा, अब आजकल मुस्लिम आरक्षण का राग नहीं छिड़ा जा रहा है। तो ये एक तरह से जो भी हमारी स्थिति है, ये भारतीय राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय संविधान, भारतीय जनमानस जिसको आप हिंदू कह उस समाज की वजह से अच्छी हुई। एक टैग लाइन में आपको दे दूं कि हिंदू समाज जहाँ हिंदू डोमिनेशन है, जहाँ हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, वहां का रहने वाला पसमानदा थोड़ी सी अच्छी स्थिति है उसकी बनिस्बत उस जगह का रहने वाला जो अशराफ डोमिनेटेड है, जहाँ पे अशराफ राजा नवाब जमींदार रहे, जहाँ से अशराफ आज भी एमएलए एमपी बनते, उस इलाके में रहने वाले पसमानदा की हालत और खराब है
और न सिर्फ शारीरिक मानसिक हर तरह से वो उसकी बिल्कुल गुलाम की तरह की उसकी वो है। और हिंदू के इलाके में रहने वाला पसमानदा की स्थिति थोड़ी अच्छी है। आज आप भी देख लें कि मुस्लिम नाम से चलने वाले जितने इदारे हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो मिली काउंसिल हो, या जो इमारत शरिया हो, इस तरह के जितने वहां सब अशराफ वर्ग मिलेंगे। वहां पे कोई भी आपको भारतीय मूल का देशज पसमानदा आपको नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का लोग अगर वहां पहुंच भी गए हैं तो वो भी वो अशराफवाद का भी खोल पहन के हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम डायरेक्ट संविधान से रूल होना चाहते हैं, हमें अशराफवाद बीच में नहीं चाहिए। हम मुसलमान या अल्पसंख्यक, इसीलिए हम मुस्लिम विमर्श के भी विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विमर्श के भी विरोधी हैं। हम मुस्लिम नाम की कोई राजनीतिक पार्टी के भी हम विरोधी हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये मैं इनकी फोटो आपको दिखाता, ये नूर मोहम्मद साहब हैं। इन्होंने 1948 में ही कह दिया था, प्रथम पसमानदा आंदोलन के ये सिपाही हैं। पहले कह दिया था कि हम मुस्लिम नाम से किसी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहते, हम देश में जो भी पार्टियां उन्हीं के साथ रह के हम। तो हमारा पसमानदा आंदोलन का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम विमर्श के विरोध में है, मुस्लिम राजनीतिक पार्टी के विरोध में है। पहले से जो पार्टियां इस देश में, उसी के साथ हम मिलकर अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुस्लिम विमर्श का सीधा फायदा बाहर से आए हुए अशराफ लोगों को मिलता है, और मुस्लिम विमर्श पे हमारा फायदा हमको दबा दिया जाता है। जब एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जब हम ओबीसी कमीशन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप तो मुसलमान है, आप माइनॉरिटी कमीशन में जाइए। जब हम माइनॉरिटी कमीशन में जाते हैं तो वहाँ भाईजान बैठे होते हैं, कहते हैं कि यार तुम तो ओबीसी हो, तुम वहां चले जाओ। तो हम ओबीसी या माइनॉरिटी में धक्के खाते रहते हैं। इसीलिए हम बिल्कुल मुस्लिम विमर्श के अगेंस्ट है। और जब देश सेकुलर है तो यहाँ मुस्लिम नाम पे कोई चीज क्यों होनी चाहिए? हमारा सीधा सा मानना है आंदोलन का, मेरा व्यक्तिगत मामला है कि कोई भी व्यक्ति विशेष है या समाज विशेष है, उसका अपलिफ्टमेंट सोशियो इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए, जो उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक के हिसाब से अगर वो पीछे है तो उसको आगे लाने की बात होनी चाहिए। कोई भी धर्म ना पिछड़ा होता है ना दलित होता है, ना इस्लाम पिछड़ा धर्म है, ना दलित धर्म, ना हिंदू धर्म पिछड़ा है, ना सिख धर्म पिछड़ा है। उसके मानने वाले अगले पिछड़े अमीर गरीब हो सकते हैं, उनको अपलिफ्ट की बात होनी चाहिए। जो मुस्लिम विमर्श देश में चल रहा है, ये टू नेशन थ्योरी का ही एक बदला हुआ रूप है। जी तो सर मेरा एक और आपसे सवाल है, और ये आखिरी सवाल है कि पसमानदा मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए आप क्या मेन सजेशंस देना चाहेंगे? मैंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा है कि पसमानदा विमर्श को मुख्य धारा का विमर्श बनाना मेरा जीवन का लक्ष्य। मैं चाहता हूं कि चायखाने से लेके देश की पार्लियामेंट तक मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय पे चर्चा हो, जात पात, ऊंच नीच, ये जो भेदभाव है इस पे चर्चा हो, बहस हो। जैसे मुख्य धारा में दलित विमर्श पे बहस होता है, पिछड़े पे बहस होता है, उस तरह से पसमानदा पे भी बहस होना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम किसी समस्या को पहले तो इसको समस्या ही नहीं मानते हैं ना, तो अशराफ वर्ग को वो अपने हितों के लिए एकदम वो सच्चा है। वो चाहता क्या, वो नहीं चाहता है कि जो मुस्लिम समाज के जो जातिगत विभेद है या सामाजिक न्याय की बात को करें। अगर वो करेंगे तो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 150 से 200 मेंबर है, सब वही है, तो उसमें कुछ ना कुछ जगह देनी पड़ेगी। वो बिल्कुल जगह नहीं देना चाहता है। अशराफ वर्ग का जो कैरेक्टर है बिल्कुल अनजस्ट कैरेक्टर है, वो उनकी मेंटेलिटी अनजस्ट है, वो जस्टिस पे भरोसा नहीं करते हैं। और जिसके अंदर जो बायस्ड होता है ना, उसके अंदर कभी जस्टिस नहीं हो सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो मैं, और इसी बात को सेकुलर लिबरल लोग भी जो अशराफ कह देता है उसी बात पे वो भी चलते हैं। सेकुलर जो अशराफ कह देता है कि सच्चर कमेटी कहती है कि सारे मुसलमानों के अलावा दलितों से खराब है, तो जो सेकुलर लिबरल लोग भी हैं मीडिया में, बड़े बड़े लोग हैं, उसमें बड़े बड़े नाम है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, वो भी इस बात को मान लेते हैं कि हाँ साहब ऐसा है। आप सच्चर कमेटी पढ़ते तो सर्वप्रथम तो हम चर्चा करना शुरू करें कि हाँ ये समस्या है, तो फिर समस्या का निदान करना आसान होगा। और कोई नई बात करनी नहीं, सामाजिक न्याय की परिकल्पना इस देश में चल रही है, उसमें हमें जोर देना है। और सबसे पहले अशराफ वर्ग से मैं ये चाहूंगा कि वो अपने घर से इस बात की शुरुआत करें। उसके जो संगठन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मिली का, वहां से इस बात की शुरुआत करके वो अपने न्यायिक चरित्र को साबित करे कि हाँ वो सामाजिक न्याय के प्रति जो है उसकी आस्था है। जबकि वो हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के प्रति उसकी बड़ी कोशिश रहती है। आप देखेंगे जितने भी दलित संगठन है, पिछड़ों के संगठन, उसमें अशराफ वर्ग बहुत दिलचस्पी लेता है, लेकिन मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय के बढ़ने पे वो बिल्कुल एक सन्नाटा खींच लेता है। जी ये थे डॉक्टर फयाज अहमद फैजी। द प्रिंट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। डॉक्टर फयाज अहमद फैजी के कॉलम को पढ़ने के लिए द प्रिंट की वेबसाइट ओपिनियन सेक्शन में आप उनके कॉलम को देख सकते हैं, हिंदी और
इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा और हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भी हमें